हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रवीण गुलछा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2021 का जो रिजल्ट आया आईसीआई का, तो ये बताते हुए बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से 3 लोगों ने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। सबसे पहले आंचल अग्रवाल, इन्होंने 28 ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। फिर विनायक गुप्ता 34 ऑल इंडिया रैंक और तरुण गोयल ने 42 ऑल इंडिया रैंक हासिल किए हैं। तो आंचल अग्रवाल किसी कारण से हमसे आज जुड़ नहीं पाई, लेकिन बाकी जो दोनों स्टूडेंट्स हैं हमारे, और ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने सारी की सारी क्लासेस एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ली है। तो तरुण और विनायक, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बेटा, आप लोगों को जब ये रिजल्ट पता चला और ऑल इंडिया रैंक, मतलब सीए इंटरमीडिएट में बोध रूप पास करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और उसमें अगर रैंक का तड़का लग जाए तो फिर बात ही क्या है। तो बेटा, आप लोग का सबसे पहले जब रिजल्ट आप लोगों ने देखा तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपको कैसी खुशी हुई? आपके माता पिता को क्या उनका रिएक्शन था, और कैसा माहौल था घर का? तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे बेटा, बताइए एक एक करके। विनायक जी, आप शेयर करेंगे 34th ऑल इंडिया रैंक। पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपने एक्सेल को कैसे सेलेक्ट किया? हाँ जी बेटा विनायक। सर, मेरा नाम विनायक है और मैंने 11th से ही कॉमर्स ले लिया था और मुझे शुरू से इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। मेरे भैया भी सीए, तो एक फील्ड मेरे को मैंने पहले ही चूज कर लिया था। उसके बाद 11th 12th के बाद मैंने सीपीटी का एग्जाम दिया और इंटरमीडिएट की कोचिंग के लिए मैं एक्सेल आ गया रायपुर में। तो वहां से बहुत हेल्प मिला और कहीं ना कहीं उसी के कारण रैंक भी आ गया। और जैसा कि सर ने कहा कि रिजल्ट देखने के बाद क्या रिएक्शन था, रिजल्ट देखने के बाद तो नहीं, जब मेरिट लिस्ट चेक किया और जब रैंक आया ना, तो विश्वास नहीं हो रहा था कि रैंक आ गया है करके। 2 मिनट तो मतलब नॉर्मल आने पे लगा कि रैंक आ गया है करके। और बहुत खुशी हुई जब मैंने जाके भैया को बताया, पापा को बताया, मम्मी को बताया, तो वो लोग तो बहुत खुश हो गए थे। हाँ जी बेटा तरुण, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर, जहाँ तक बात है सर एक्सेल को चूज करने की सीए इंटरमीडिएट के लिए, सर सीए फाउंडेशन की क्लास भी मैंने एक्सेल से ही ली थी। तो उसी टाइम से ये तो फिक्स था कि इंटरमीडिएट के लिए भी एक्सेल ही आना है। और एक्सेल में सर ये प्लस प्लस पॉइंट रहता है कि एडवांस क्लासेस सर जो मतलब एग्जाम के बाद ही शुरू हो जाते हैं सीए इंटरमीडिएट के। तो इसलिए सर एक्सेल को तो चूज करना ही था। और सर रिजल्ट्स की बात करें तो सर एग्जाम खत्म होते ही सर मेरे को ये तो पता था सर कि रैंक आ जाएगा। तो अराउंड 600 मार्क्स सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर जब सर देखा मैंने मार्क्स, तो मेरे को लगा कि 40-50 मार्क्स कम है तो रैंक तो गया। मार्क्स किसमें कितने कम है वो तो देखा ही नहीं सर, पहले टोटल देखा। तो देन मेरिट लिस्ट चेक किया तो देखा कि हाँ रैंक आ गया 42nd। देन थोड़ा अच्छा लगा, वरना वो जो 1-1.5 मिनट का जो सर वो ड्यूरेशन था वो बहुत क्रिटिकल था मेरे लिए। जब पेरेंट्स को बताया सर वो बहुत खुश हुए, हाँ कि तुम्हें तो बता ही दिया था रैंक आएगा। बहुत मतलब माहौल बहुत अच्छा था सर। जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो तरुण गोयल है, इन्होंने एक्सेल से वर्चुअल क्लासेस ली है और विनायक ने फेस टू फेस क्लासेस ली है। तो बेटा, वर्चुअल क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर पाना, खासकर जब आपके पास रहता है मोबाइल या आपके पास रहता है जब लैपटॉप, तो कहीं ना कहीं आजकल के जो बच्चे रहते हैं वो बड़े डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं। हम लोग ये फील करते हैं और ये महसूस करते हैं, और ये हमारे पास बहुत फीडबैक आता है कि सर इसके कारण हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तैयारी नहीं कर पाए। तो आपने अपने आप को इससे कैसे बचाया? और क्योंकि अभी जो ये सेशन है ये फिर से वही वर्चुअल क्लास का सेशन आ गया है, तो आप कैसे उसके बारे में कुछ बताएंगे बेटा, गाइड करेंगे कि कैसे आपने तैयारी की? सर जो लेक्चर्स होते थे सर वो एक दिन पहले अपलोड हो जाते थे। तो होता ये था सर कि मैं रात को ही डाउनलोड कर लेता था। अगर डाउनलोड कभी कभार नहीं भी हो पाता था किसी भी रीजन से, तो सुबह डाउनलोड कर लेने के बाद सर मैं अपने मोबाइल का नेट या डेटा सर ऑफ ही कर लेता था और मैं उसको ऑन नहीं करता था दिन भर। तो जब तक क्लासेस पूरे खत्म नहीं हो जाते थे मैं कोई भी लाइक यूट्यूब पे नहीं जाता था या फेसबुक इंस्टा बिल्कुल कुछ नहीं। तो मेरा सर प्राइमरी फोकस यही था कि क्लासेस जिस दिन का उसी दिन कंप्लीट करना है। रिवीजन या होमवर्क जो भी है उसको पहले होने के बाद ही बाकी चीजें, तो बाकी चीजें लास्ट में ही थी सर मेरे लिए। और उस हिसाब से डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता था। तरुण, जब मैं आपका मार्क्स देखता हूं और खासकर प्रैक्टिकल के जब मार्क्स देखता हूं मैं आपके, अकाउंटिंग ग्रुप 1 में 91 मार्क्स, एडवांस अकाउंटिंग में 85 मार्क्स, इसके बाद कॉस्ट में 69, टैक्सेशन में 67, और एफएम में आपका 75 मार्क्स। तो
ये पूरे प्रैक्टिकल हमारे यहाँ हमारे डायरेक्टर सीए बीएल अग्रवाल से लेते हैं। तो बीएल सर, आपके स्टूडेंट ने आपके इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, तो सर आप क्या पूछना चाहेंगे? आप प्लीज, ओवर टू बीएल सर। तरुण जी, बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो। थैंक यू सो और मच। वो भी मतलब वर्चुअल क्लास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसे मार्क्स लाना, ये मतलब अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि वर्चुअल क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आपने अकाउंट्स में 91 मार्क्स लाए हैं, कॉस्ट अकाउंट्स में 69 मार्क्स हैं आपके, एडवांस अकाउंट में 85 मार्क्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 75 मार्क्स हैं। इस बार कॉस्ट अकाउंट का पेपर टफ भी आया था, उसके बाद भी आप 69 मार्क्स लेके आए हो। तो मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाहता हूँ, जो अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है ना, वर्चुअल क्लासेस चल रही है, वो तो आप अभी वाले स्टूडेंट्स के लिए एज ए गाइडेंस, एज ए मोटिवेशन बन सकते हो। तो ये बताइए मेरे को आपकी जैसे जो वीकली टेस्ट एक्सेल में होते हैं, तो उसको आप कितना सीरियसली लिया करते थे और किस तरीके से आप अपना रिवीजन वगैरह करते थे? इतने अच्छे मार्क्स के पीछे आपकी क्या वजह है, जानना चाहता हूं मैं। सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सर जो आपने जो सर बुक्स प्रोवाइड किए थे हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मेनली, तो वो सर बहुत ही अच्छे थे सर, एग्जॉस्टिव थे। आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, तो सारे उसमें कवर थे सर। तो आईसीआई अगर कुछ नया पूछती भी है वो सबके लिए नया होगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा कि हम किसी भी स्टूडेंट से मतलब कम नहीं रहेंगे। और कॉन्सेप्ट भी सारे कवर थे सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हो गए जो मतलब क्वेश्चंस नहीं भी आए पर आ सकते हैं। तो ये चीज तो थी सर, कॉन्सेप्चुअली पूरा अपना हो चुका था, खाली एग्जाम के टाइम मतलब परफॉर्म करना था। और सर जहाँ तक की रिवीजन की बात है सर, बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस रहते हैं सर आईसीआई के, जो बुक्स भी आपने दिए। तो सपोज सर एक क्वेश्चन के 3 वेराइटी हैं, नंबर्स चेंज करके, फिगर्स चेंज करके। तो एक तो आप क्लास में करवाते थे, तो जो बाकी सर अगर 2 होमवर्क में मिल रहे हैं, तो मैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम या तो दोनों में सॉल्व करता था या एक ही करता था, और मैं मार्क कर देता था कि हाँ ये सिमिलर है, तो इसमें और टाइम नहीं लगाना है, मतलब बाकी वेराइटी को भी कवर करना है, जिससे कम टाइम में सर ज्यादा वेराइटी कवर हो सके और मार्क्स अच्छे मिल सके। और वीकली टेस्ट के बारे में क्या बोलना है आपका? हाँ सर, वीकली टेस्ट सर जब अपना वर्चुअल स्टार्ट हुआ सर, तो पहले 4-5 महीने सर मैंने सारे वीकली टेस्ट दिए, और उसके बाद सर जो हुए मैंने एक्चुअली अपीयर नहीं किया रिटर्न में। जो क्वेश्चन आते थे सर मैं देख लेता था, अगर कुछ नए क्वेश्चंस मिल जाते थे तो मैं उसको सॉल्व कर लेता था आंसर के, मॉडल आंसर के साथ। वरना सर मैं बाकी चीज़ों को देख लेता था कि हाँ ये मेरे से बन रहा है कि नहीं, रफ में कुछ कैलकुलेट कर लेते थे और उससे कर लेते थे सर। अच्छा विनायक जी, Yes, sir. आप लोगों का मेरे ख्याल में बिलासपुर से 8 स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था, और Yes, sir. 8 के 8 स्टूडेंट बोथ ग्रुप पास हो गए। Yes, तो आपका कितना मतलब ये ग्रुप जो आप लोग का था, इसका कितना एडवांटेज आपको मिला, थोड़ा बताएंगे? सर ग्रुप स्टडी का तो सर बहुत एडवांटेज होता है सर। जैसे कि हम लोग 8 लोग आए थे बेसिकली बिलासपुर से, तो सबको एक साथ ही रहते थे। तो कुछ भी डाउट्स होते थे ना, तो जैसे किसी को ज्यादा अच्छे से आ रहा है तो वो क्लियर कर देता है, कभी मैं उसके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो जो साथ में जो माहौल बन जाता है ना पढ़ने वाला, वो बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में जब अपन दूसरे को देखते हैं ना कि यार ये पढ़ रहा है, तो बगल वाले को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मेरे को भी परफॉर्म करना है, मेरे को भी पढ़ना है करके। और जो बाकी जो लेजर टाइम में भी रहते हैं ना, तो लोग क्या करते थे, मूवीज चले जाते थे या कहीं बाहर एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग ना उसमें भी हम लोग समय निकाल के पढ़ते थे, और जितने सारे होमवर्क्स वगैरह एक्सेल में मिलते थे, असाइनमेंट्स मिलते थे, हम लोग उसको बराबर से मतलब पूरा करते थे। अब मैं संजय गोयल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन बच्चों से कुछ पूछें। सबसे पहले मैं फिर से बधाई देना चाहता हूं विनायक को, तरुण को, कि उन्होंने इतना अच्छा अचीवमेंट किया। और मेहनत आप लोग करते हो, नाम थोड़ा हम लोगों को मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है। नहीं सर, आपकी ज्यादा मेहनत है सर, तो आप ही की गाइडेंस से ये होता है सर। बेटा गाइडेंस तो सबको देते हैं, लेकिन आपने फॉलो किया तो महान बताने वाला नहीं होता, मानने वाला होता है। तो वैसे तो सब चीज प्रवीण सर ने और बीएल सर ने पूछ ली, मेरे पास ऐसा कुछ खास पूछने का नहीं, शुभकामनाएं देने के अलावा। फिर भी मेरे को एक काम दिया गया कि भाई पूछो, तो मैं एक तो देखो, जैसे तरुण ने बोला कि बैकलॉग नहीं होता था, तो मैं नोट कर रहा था, ये हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स को, बेटा अगर वर्चुअल क्लास ले रहे हो तो बैकलॉग नहीं करना है, और बैकलॉग किए तो फंस जाओगे आप।
तो वो बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग के बोलने से जरूर अभी नए बैचेस में फर्क पड़ेगा। और दूसरा मेरे को बहुत अच्छी चीज तरुण की ये लगी, उन्होंने बोला ना सर मैं डाटा ऑफ कर देता था, तो जब मोबाइल डाटा ही ऑफ हो जाता है तो उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन और ये अपना मतलब इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात मेरे को लगी। और दूसरा जो विनायक ने बताया, जो 7-8 लोगों का हमारा ग्रुप था, उस ग्रुप के कारण बहुत अच्छी पढ़ाई, तो ये भी मैंने काफी पर्सनली देखा है कि ग्रुप जो है ना वो बहुत ही, एक थोड़ा सा अगर कमजोर स्टूडेंट भी है तो उसको आगे लेके चले जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो कि आज के बैचेस में विनायक से और तरुण से हमको सीखनी चाहिए। और मार्क्स वाइज अगर मैं देखूं तो विनायक, मेरे को आपका टैक्सेशन में 71 मार्क्स आपने लाए, जबकि टैक्सेशन एक बहुत ही टेक्निकल और इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है कि अगर एक चैप्टर आपका कमजोर है तो उसका इफेक्ट आपको आखिरी टोटल इनकम तक भी पड़ेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप जो इंटरकनेक्टेड है उसमें आप 71 मार्क्स लेके आए, जबकि पेपर चैलेंजिंग था इसमें। तो क्या इसके बारे में आपने किया, कैसे इसकी तैयारी की, उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो नए बैचेस में बच्चों को काफी हेल्प मिलेगा। टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है वो हमको एक्सेल में आप ही ने पढ़ाया था। हाँ। और जो सबसे खास बात जो एक्सेल की थी ना, हम लोग स्टडी मटेरियल से एकदम थॉरो रिवाइज थे, मतलब जो ना हमको एक एक चीज पता थी स्टडी मटेरियल पे क्या दिया हुआ है। तो एक बार तो जब एक्सेल पे जब पढ़ा दिया जाता था ना, तो दूसरी बार जब पीएल पे हम घर आए तो हम लोग को ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब और इसके अंदर भी जाने का जरूरत है करके। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती थी ना सर टेक्स्ट पे, मैं क्या करता था कि जैसे बड़े चैप्टर्स जैसे पीजीपीपी हो गए या कैपिटल गेन्स हो गए या टीडीएस वगैरह हो गए, तो मैं उनकी समरी ना अपनी एक डायरी पे बना के रख लिया रहता था। ये अच्छा। मेरी खुद की पर्सनली समरी होती थी। और साथ में जब क्लासेस जब चलती थी ना, तो मैं हाइलाइटर से मार्क कर दिया रहता था जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, तो उससे समरी बनाने में बहुत हेल्प हो जाती थी। तो मैं मेक श्योर करता था कि कुछ भी चीज छूटे नहीं उसमें, और एक समराइज तरीके से ना मेरे को एक हर चैप्टर पे एक समरी मिल जाए। और एग्जाम के एक दिन पहले ना मैं उसी समरी से गो थ्रू करता था, तो क्या होता था वो चैप्टर भी जल्दी हो जाता था, टाइम भी सेव हो जाता था। एक तो टैक्सेशन बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, अगर आप देखें तो उसमें इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है। और जीएसटी के लिए मैं ये करता था, स्टडी मटेरियल मैंने पूरी पढ़ी थी, और उसके उसमें भी ना जैसे जो बड़े चैप्टर्स थे मैंने उसके लिए पूरी समरी तैयार की थी। तो वो जो है ना वो लास्ट डे बहुत काम आता है, बहुत टाइम सेविंग होता है, और पूरा कोर्स कवर करने में बहुत मदद करता है। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि अपन को समरी तैयार करके पढ़ना चाहिए ताकि लास्ट में वन डे रिवीजन अपन फास्ट कर सकें। फास्ट कर सके। ओके। और तरुण, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टैक्सेशन में, मैं क्योंकि टैक्सेशन लेता था, तो टैक्सेशन में जो आपको जो टेस्ट वगैरह का क्या बेनिफिट मिला, आपको जो टेस्ट देते थे उसका क्या मतलब, वो अपेयर करते थे और कैसा उसका बेनिफिट मिलता था? सर टेस्ट जैसे कि अकाउंट्स के लिए हो गया या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, पहले 4 महीने तक सर मैंने सारे टेस्ट अपेयर किए थे। उसमें स्टडी मेट के क्वेश्चंस भी होते थे, कुछ कुछ ज्यादातर नए क्वेश्चंस होते थे, जो कि आईसीआई का अभी ट्रेंड चल रहा है खास करके डीटी के लिए। तो ये तो रहता था सर कि हाँ, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स पता है अपने को, फिर भी अप्लाई करने में कहाँ कहाँ गलती हो रही है ये पता चल जाता था। तो वो पॉसिबिलिटी कि एग्जाम टाइम में भी गलती होगी उस टाइप की बहुत कम हो जाती है। और सर उसके बाद जब मैंने रिटर्न में देना बंद कर दिया था, उसके बाद भी सर मैं क्वेश्चन तो सारे ही देखता था, और कुछ कुछ नई चीजें पता चलती थी कि सपोज हम जब पढ़ते हैं सर, एक एक प्रोविजंस को अलग पढ़ते हैं, पर बहुत बहुत बार ऐसे होता है कि वो दोनों प्रोविजंस एक साथ अप्लाई होते हैं, तो आउटकम कुछ ऐसा आता है जो हम नहीं सोचते नॉर्मली। तो ऐसे चीजों को सर मैं ज्यादा ध्यान देता था, हाईलाइट कर लेता था या लिख के रख लेता था ताकि एग्जाम से पहले देख सकूं। मतलब नए क्वेश्चंस जो आते थे, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन रहते थे, उसको अप्लाई करने की प्रैक्टिस होती थी टेस्ट से आपको? यस सर। ओके। सो मैं अब प्रवीण सर को बोलूंगा कि और कुछ बातचीत करना चाहें विनायक से, तरुण से, तो प्लीज। जरूर से विनायक, मैं तुम्हारा जब मार्क्स देखता हूँ थ्योरी सब्जेक्ट, ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं होते, लेकिन जब मैं आपके मार्क्स देखता हूँ, लॉ में आपने 65 स्कोर किया, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में, ऑडिट एंड एश्योरेंस, इसमें 73 मार्क्स, और जो ईआईएस का जो सब्जेक्ट है जिसमें पास होना भी लोगों को मुश्किल जाता है, सही बात। उसमें आपने 69 मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। तो बेटा पहले तो ये बताओ कि थ्योरी सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स करने के लिए कुछ विशेष खाना, कुछ खाना वाना पड़ता है, मतलब ऐसा क्या कोई घुट्टी पीना पड़ता है, मल्टीविटामिन कुछ या आखिर ये मिलते थे क्या क्या? है, क्या मतलब क्या आपने डाला है अपने शरीर में, पहले ये बताओ। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना सर, तो मैं थ्योरी को ज्यादा वेटेज देता था मतलब प्रैक्टिकल के मुकाबले, क्योंकि प्रैक्टिकल तो एक्सेल में इतना हो जाता था ना कि मतलब मेरे को कुछ खास जरूरत लगती नहीं थी अलग से। पर थ्योरी के लिए ना सर
साउंड शायद कट रहा है विनायक। मैं एक बार तरुण से तब तक बात करना चाहता हूँ 2 मिनट। हाँ। तरुण जी, आपने अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट में 91 मार्क्स और 85 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो 91 और 85 मार्क्स मतलब इट इज ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्शन, जबकि उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह भी हैं और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं। तो विनायक जी, अभी आपका थोड़ा वो हो गया था, तो एक बार वापस आते हैं आपके पास। सर तो एक बार 91 मार्क्स में तो 2 गरीब बच्चे पास हो जाते हैं। 2 गरीब 91 बच्चे मार्क्स पास हो में। जाते तो थोड़ा एक बार ये बताइए कि आपने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट की तैयारी कैसे की थी, जो कि आपको 91 और 85 मार्क्स मिले। मतलब आपका तरीका क्या था तैयारी करने का, लास्ट मोमेंट में कैसे तैयारी करते थे, प्रिपरेशन कैसे करते थे? प्रेजेंटेशन कैसे एग्जाम में कैसे प्रेजेंट किया इन्होंने आंसर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। सर जैसे कि सिमिलर क्वेश्चन सर 2-3 रहते हैं ये आपके बुक में, तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आप प्रिंटेड ही देते हैं जो आईसीए का मॉडल आंसर है। तो सर जो भी मैं होमवर्क खुद से बनाता था वो मैं इंश्योर करता था कि आईसीए के फॉर्मेट में ही हो। तो मैं पहले क्लास में, जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, तो सर इवनिंग को मैं ये करता था कि पहले फॉर्मेट देख लेता था, क्या आईसीए का फॉर्मेट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो मैं इग्नोर करता था। अगर डुएबल होता था तो मैं पहले वो फॉर्मेट को माइंड में रख लेता था, उसके बाद सर मैं आंसर बनाने की कोशिश करता था। सपोज सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन वो आ सकता है तो मैं ट्राई करता था कि 25 मिनट में मैं बना लूं, ताकि बहुत एग्जाम में सर आधे घंटे के अंदर वो बन जाए। बहुत बढ़िया। और सर मेरा यही था कि सर जो 1.5 दिन का जो सर गैप रहता है, सपोज अकाउंट्स में तो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं 2-3 दिन मिल जाता है। एडवांस अकाउंट में सर ये था कि वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सर वो 1 या 1.5 दिन में हो जाने चाहिए, एक बार फिर से रिवीजन हो जाना चाहिए, वरना कॉन्फिडेंस नहीं आता सर। और एग्जाम में सर ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका है कि कोई चीज़ नहीं भी आता हूँ ना सर, मतलब पीएचडी लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर, कि नहीं आता फिर भी लिखेंगे, होना होगा तो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप इसमें क्या बड़े चैप्टर्स पहले तैयार करते थे, जैसे पार्टनरशिप है, एमालगेमेशन है, एएस है, आईआरएस है, और फिर बाकी छोटे चैप्टर बाद में तैयार करते थे, या क्या तरीका था आपका, पहले स्मॉल चैप्टर तैयार करना? सर इसमें सर मैं वो आईसीए का एक रहता है मॉडल की कौन से 3-4 जैसे टॉपिक्स मिला के कितना मार्क्स वो एलोकेट करती है। ओके ओके, यस, एक्चुअली वो फॉलो इतना होता नहीं है, बट वो थोड़ा आइडिया मिल जाता है उससे। राइट। तो मैं उसी के हिसाब से करता था, जैसे कि वो 3-4 टॉपिक्स में सीरियली करता था। अच्छा, वो जब 3-4 टॉपिक्स एक बार हो जाते थे, ओके, वो सेट कंप्लीट होने के बाद ही मैं स्विच करता था दूसरे सेट्स में, ताकि कम से कम वो जो सेट्स हैं उसमें कोई चीज मैं ना छोड़ूं, बाकी सेट्स कोई कमजोर भी होगा तो वो अल्टरनेटिव में इग्नोर हो सकते हैं। विनायक जी, प्रवीण जी, विनायक जी से। हाँ, विनायक, अपन बात कर रहे थे थ्योरी सब्जेक्ट की तैयारी। नॉर्मली मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थ्योरी सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टूडेंट उसको कॉम्प्रोमाइज करता है, उस वजह से मार्क्स कमाते हैं, ऐसा लगता है आपको? मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच में जो समन्वय कैसे बैठाना है, और खासकर जो ईआईएस है उसमें आपने 69 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ने का तरीका बताइएगा कि जब क्लास चलती तब कैसे तैयारी की जाती है, पीएल में कैसे प्लानिंग की जाती है, और जो एग्जाम जिस दिन होती है तो करीब आपको 1 दिन का गैप मिलता है, तो उस समय थ्योरी सब्जेक्ट की कैसे तैयारी होनी चाहिए। तो अभी आप पूरा आपके दिमाग में फ्रेश है चीजें, तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा फायदा मिलेगा व्यूअर्स को। हाँ जी विनायक जी बताइए। ये इंटरमीडिएट में लगभग 4 सब्जेक्ट थ्योरी होती है और 4 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होती है। जैसे कि मैं बता रहा था कि एक्सेल में जो है ना प्रैक्टिकल हम लोग की वैसी प्रैक्टिस हो जाती है, क्लास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, तो मैं उस पर ना उतना ज्यादा मेरे को टेंशन नहीं रहता था। बट मेरा जो मेजर टेंशन रहता था ना वो थ्योरी रहता था। तो जब मैं पीएल पे स्टार्ट भी करता था अपनी प्रिपरेशन ना, तो मैं थ्योरी के लिए ना अलग से समय अलॉट कर रखता था। जैसे कि सवेरे का समय जो होता था ना वो मैं प्रॉपर थ्योरी के लिए रखता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे माइंड फ्रेश रहता है। तो ऑल्ट और ईआईएस को ना मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया था। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा सर कि थ्योरी के लिए ना रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार ज्यादा बार रिवाइज करेंगे ना उतना ज्यादा आपके माइंड पे थ्योरी रहेगा। और जो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा सर कि एग्जाम के 1 दिन पहले जैसा कि आपने पूछा ना, तो आप पूरा तो कवर नहीं कर पाएंगे जो है ना, वो तो 100% श्योर है कि पूरा कोई भी कवर नहीं कर सकता। जैसे ऑडिट जैसे सब्जेक्ट हो गए या लॉ जैसे सब्जेक्ट हो गए, तो उसके लिए मैं जो स्ट्रेटेजी लाता था सर, मैं एबीसी एनालिसिस करता था। मतलब कि मैं टॉपिक प्रायोरिटी वाइज अपने सिलेक्ट कर लेता था, उसके बाद मैं उस पर प्रिपरेशन करता था।
जैसे कि ऑल्ट पे चैप्टर 3 और 4 बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, तो मैं उसको जो है अगले दिन के लिए रख देता था। शुरू दिन मैं सारे छोटे छोटे चैप्टर्स को पहले फिनिश कर देता था, उसके बाद मैं उस पे जाता था। तो उससे क्या होता था कि मेरा समय भी बचता था और इंपॉर्टेंट चीजें कवर भी हो जाती थी, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती थी ना, वही बस बचती थी लास्ट के लिए। और अगर वो छूट भी जाता है ना, तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन का बात नहीं है सर। अच्छा विनायक, आपने जो जैसे एग्जाम में जो 15 मिनट्स का जो टाइम मिलता है उसको कैसे यूज करना चाहिए, और एग्जाम में थ्योरी सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा किया है जिसकी वजह से आपके मार्क्स दिख रहे हैं, तो ये दोनों के ऊपर कुछ बात करेंगे? सर सबसे पहले मैं 15 मिनट्स की बात करूंगा सर। सारे पेपर्स में, इनफैक्ट थ्योरी पेपर्स में नहीं, जो शुरू के जो 15 मिनट्स होते हैं ना सर, वो सबसे इंपॉर्टेंस के होते हैं। मतलब अगर उसको किसी ने मिस कर दिया ना, तो शायद उसका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। 15 मिनट्स ना सर, उसमें ना मैं अपने क्वेश्चंस निकाल लेता था कि मेरे को कौन से क्वेश्चंस एक लीव करने हैं और कौन से मेरे को अटेम्प्ट करने हैं। और मैं ना उसमें प्रायोरिटी भी सेट करता था कि ये क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छे से आ रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ, इस क्वेश्चन को लास्ट पे अटेम्प्ट करता हूँ। तो उससे जो है ना बहुत फायदा मिलता है सर। अगर आपका पहला क्वेश्चन अच्छा बन जाता है ना, तो फिर वो कॉन्फिडेंस जो रहता है ना, वो आप पूरे पेपर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो एक चीज बहुत हेल्प करती है सर, अगर आप 15 मिनट्स की बात करें तो। और प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए विनायक? जैसे प्रेजेंटेशन ना लॉ, सर, मैं लॉ पढ़ाता हूं तो लॉ का प्रेजेंटेशन आपने कैसे रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्योरी सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन मोर और लेस सिमिलर रखना पड़ता है। यस सर। प्रेजेंटेशन के लिए सर हम लोग ना जब मॉक दिलाते थे या एक्सेल के टेस्ट दिलाते हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिस तो वहां पे हो जाती थी। और एग्जांपल के लिए जैसे आपका सब्जेक्ट लॉ लिया जाए ना, तो हमको तो प्रवीण सर ने बता दिया था कि प्रेजेंटेशन कैसे रखना है करके। जैसे हम कोई भी आंसर लिखते थे तो हमने सबसे पहले सेक्शन नंबर डाल के आते थे, सेक्शन नंबर के बगल पे उस सेक्शन की हेडिंग डाल के आते थे, उसके बाद अंदर पे मैटर लिखते थे, कंपेयर करते थे। तो वो एक पूरे फॉर्मेट टाइप का बन गया था। टेस्ट देते देते ना वो हम लोग के हैबिट में आ गया था। जब मैं एग्जाम भी लिख रहा था ना, जैसे कि लॉ का, तो मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि मैं कुछ नई चीज लिख रहा हूँ। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कल ही लिख के आया है करके, और उसी को हम लोग लिख रहे हैं करके वापस से। तो वो बहुत बेनिफिट होता है। और बाकी सब्जेक्ट्स की प्रेजेंटेशन की बात की जाए ना सर, तो ये है कि प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैंने जो थ्योरी पे एम्फेसिस किया था ना, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और हर आंसर्स के बाद ना आप ना थोड़ी जगह छोड़िए। जरूरी नहीं कि आप कंजस्ट करके लिखें, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखिए। तो उससे क्या होता है, जो चेक कर रहा है एग्जामिनर है ना, उसको भी क्लियरिटी आती है कि हाँ ये आंसर यहाँ से शुरुआत हो रहा है, ये आंसर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो एक ये स्ट्रेटेजी ना मैंने फॉलो की थी थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बेसिकली, और वो शायद वर्क कर गया मेरे पेपर में। और जो 30% जो एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट पूछती है थ्योरी सब्जेक्ट में जिसमें आपने स्कोर किया है, यस तो सर। उसमें कुछ एमसीक्यूज के लिए कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ती है, या जो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं उसी के बेस पे एमसीक्यूज बन जाते हैं? नहीं सर, एमसीक्यूज के लिए ऐसे मैंने कभी अलग से तैयारी नहीं की। बेसिकली मैं पूरे टेक्स्ट के थ्रू जाता था, तो मेरे को कभी एमसीक्यू के लिए अलग से प्रिपरेशन की आज तक की जरूरत नहीं पड़ी है। और साथ ही मैं ये बोलूंगा, जो एक्सेल में जो टेस्ट होते थे ना, तो उससे इतना बेनिफिट होता था ना सर कि मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कुछ अलग पेपर दे रहा हूँ या कुछ अलग चीज आया है एग्जाम पे करके। वो ऐसा ही लगता था कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने एक्सेल पे 2 बार लिख के आ चुका हूँ करके। और उसके बाद जब एग्जाम पे वो चीज लिखता था ना, तो मतलब कॉन्फिडेंस ही अलग होता था कि हाँ ये देखा हुआ क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आ गया है। तो उस चीज से बहुत बेनिफिट मिला। और एमसीक्यू के लिए सर मैंने कभी भी अलग से प्रिपेयर नहीं किया। अगर आप टेक्स्ट प्रॉपर्ली गो थ्रू कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से एमसीक्यू की जरूरत नहीं पड़ती आपको अलग से प्रिपेयर करने की। मतलब हम लोग जो वीकली टेस्ट लेते हैं, और एक अच्छी चीज ये होती है कि सारे के सारे 8 सब्जेक्ट आप लोग एक ही प्रीमाइसेस में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अलग अलग सब्जेक्ट इधर उधर जाने आने का जो टाइम बचता है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा कि सिस्टमेटिकली आपके 8 सब्जेक्ट के हर वीक टेस्ट होते रहते हैं अपने यहाँ, और वो टेस्ट जो का मान सर लो अलग कि ही एक हफ्ते में इम्पोर्टेंस। 2 टेस्ट, यस सर। सर तो टेस्ट का सिस्टमेटिक अलग। तैयारी। हाँ, ये सर टेस्ट का ना सर बहुत अलग इंपॉर्टेंस है। अगर जो टेस्ट नहीं देगा ना, शायद वो आगे ना उस चीज को भूल जाता है। जैसे कि ईआईएसएम का टेस्ट होता था हमारा, तो हमारे कोई भी ऐसे चैप्टर थे जिसके टेस्ट नहीं हुए। तो ईआईएसएम जब मैं पेपर भी देने जा रहा था ना, मेरे को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था पेपर के दिन कि नहीं मेरे को ये चीज आते हैं करके, मेरे को ये चीजें याद है, अगर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना तो मैं उसको बना सकता हूँ करके। ऑडिट में भी सर हमारे बराबर टेस्ट हुए। और सबसे अच्छी चीज ना सर, जो एक्सेल पे जो वीकली टेस्ट होते थे, साथ में हमारे 2 ही टेस्ट होते थे एक वीक पे। तो उसका सर इतना बेनिफिट मिलता था ना, जब भी मतलब एग्जाम के पहले दिन में मैं देखता था, तो ऐसा लगता था कि ये सब तो याद है करके। तो रिवाइज भी करने में बहुत जल्दी हो जाता था वो जो है ना, और मेरे पास टाइम बच जाता था बेसिकली थ्योरी सब्जेक्ट वाले पेपर्स में यूजुअली। ओके। कुल मिला के आप लोग के सामने 2 लीजेंड है, समझ लीजिए। एक प्रैक्टिकल्स में लीजेंड है, एक थ्योरी में लीजेंड है। अगर इन दोनों के मार्क्स को जोड़ दिया जाए तो वह इतिहास बन सकता है। तरुण, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपका AIR 42 आया है, ठीक है? यस सर। तो AIR 1
क्यों नहीं आया, इसके बारे में क्या कमी रह गई, अभी ऐसा कुछ लगता है कि ये और हो जाता तो मैं और आगे बढ़ जाता। ये भी बहुत अच्छे नंबर है, बहुत बेहतरीन है, फिर भी एक एक डिफरेंट वे से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि और क्या करते तो इससे और ऊपर आ जाते अपने। सर ये तो रहता ही है कि और मार्क्स आ जाते तो रैंक और बेटर होता। हाँ, तो क्या सर लगता है? हाँ सर, मुझे ये लगता है कि सर जैसे कि सर आईसीआई के जो क्वेश्चंस थे सर, वो सपोज जो टैक्स के लिए मैं अगर बोलूँ सर, टैक्स में आईसीआई के जितने क्वेश्चंस थे सर, वो तो मैंने सॉल्व कर ही दिया था। पर जीएसटी सर बुक से आ जाता है, मतलब नॉर्मली थोड़े बहुत चेंज करके जो बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं आईसीआई के। पर डीटी में सर बहुत अलग आता है, तो मेरा उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा इधर उधर से आए तो कर सकता, जैसे कर पाऊँ। जैसे सपोज सर आपने प्रिपरेशन जो बुक दिया था, आज तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था ड्यू टू सम रीजंस। तो अगर वो सर अगर मैं सॉल्व कर लेता तो टैक्स में और मिनिमम 15 मार्क्स तो आ ही जाते, क्योंकि जो टोटल इनकम का जो क्वेश्चन होता है सर, वो करेक्ट। अगर मैं आपका बुक अगर कर लेता वो तो बहुत मतलब पक्का था कि बन ही जाता। ऐसे सर अगर लॉ की बात करूं सर, जिसमें बहुत कम मार्क्स आए जितना मैं सोच रहा था, लॉ में सर थोड़ा मैं और अगर प्रेजेंटेशन को ध्यान देता तो लॉ में और बेटर मार्क्स आ सकते थे। हाँ प्रवीण सर। जो जैसे प्रिपरेशन लीव में एक ये भी रहता ना कि कितने घंटे की तैयारी करनी चाहिए, तो आवर्स का इंपॉर्टेंस है या टारगेट्स का इंपॉर्टेंस है, मतलब जो पीएल में जो समय मिलता है तो उसको आप लोगों ने कैसे मैनेज किया, कितने बार रिवीजन किया? ये काफी लोगों के डाउट्स रहते हैं कि कितनी बार हमको रिवीजन करना चाहिए और कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। आप लोग वन बाय वन अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सर मैं तो मे अटेम्प्ट वाला था सर, तो हमारे पेपर तो मल्टीपल टाइम्स पोस्टपोन हुए, तो हम लोग को तो टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिल चुका था। तो जहाँ पे 1-2 रिविजन होने चाहिए थे, वहाँ पे हमारे 4-5 रिविजन ऑलरेडी हो चुके थे एग्जाम के आने तक। और उसके बाद फिर नवंबर आते हुए एक बार और पोस्टपोन हो गया और फिर जनवरी पे आ गया, तो फिर वहाँ पे एक और रिविजन का समय मिल गया। तो जितनी बार रिवाइज होते गया ना सब्जेक्ट, उतनी बार कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होते गया और बूस्टअप होते गया, उससे बहुत ज्यादा मदद मिलती गई। तो उससे बहुत ज्यादा मदद मिली, मतलब जो है ना। एक बात मैं क्लास में सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स रहते हैं खासकर, जिसमें याद रखना पड़ता है क्योंकि उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक आप लिखोगे नहीं चीजों को, तो मैं बोलता हूं कि आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करो। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन का आपको क्या लगता है, थ्योरी में रियल में बेनिफिट मिलता है कि केवल बोलने की बात है? नहीं सर, क्यूमुलेटिव रिविजन्स का बहुत बेनिफिट मिलता है। जैसे कि मैं लॉ की बात करूं तो लॉ पे जैसे हमको जो भी पढ़ाया जाता था ना, मैं तो लाइव क्लास लिया था, तो जो भी पढ़ाया जाता था हम जो है ना अपने मतलब हॉस्टल जाके हम उसको तुरंत रिवाइज करते थे जो भी पढ़ाया जाता था, क्योंकि अगले दिन सर जो है ना हमको पता था कि हमसे पूछेंगे करके। तो वो एक चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा काम आती थी कि हमको अगले दिन ना टेस्ट आते आते तक के हमारा पूरा प्रिपेयर हो जाता था क्वेश्चन, कि क्योंकि हम लोग ने रोज रिवाइज किया है उस चीज को, रोज क्लास पे बोला गया है, रोज क्लास पे रिवाइज करवाया गया है और रोज हम लोग आके रिवाइज करते हैं। तो जो क्यूमुलेटिव रिवीजन है सर, वो टेस्ट पे नहीं, वो यहाँ तक कि जो मेन एग्जाम होते हैं वहां तक ही फायदा मिलता है उसका। जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी बार आपको मतलब अंदर से लगेगा कि हाँ ये चीज अब कुछ भी आ जाए इससे तो मैं लिख सकता हूँ करके, तो वो चीज बहुत ज्यादा काम आती है। विनायक ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो हमको भी लगता है कि एक्सेल का बहुत यूनिक फीचर है कि हम लोग जो शुरुआत, कोई भी टीचर जब जाता है एक्सेल के अंदर, जब क्लास चालू करता है तो शुरू के 10 मिनट वो क्वेश्चन आंसर जो सेशन रहते हैं, तो कई बच्चे बोलते हैं कि इससे बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मैं अभी नवंबर में भी जो अखिल है गोयनका, तो इन लोग के इंटरव्यू अपन लिए थे, तो इन सब के बेस पे और अभी जैसा विनायक ने कहा, तो मैं जो व्यूअर्स हैं उनको एक बात बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। जैसे विनायक ने कहा, अखिल ने भी कहा था कि शुरू के 15 मिनट जो मिलते हैं ना, उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो। अखिल गोयनका जो है ना, उन्होंने क्या कहा कि सर कॉस्ट अकाउंट के पेपर में मैंने शुरू के 15 मिनट में ये देख लिया था कि ये 70 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे बहुत अच्छे से बन सकते हैं और ये 30 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। तो सर मैंने 70 मार्क्स के क्वेश्चन पहले फ्लैट कर लिए और शुरू के 1.5 घंटे मेरे 70 मार्क्स क्वेश्चन बन गए थे। बाकी 30 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आए थे, तो उनको बनाने के लिए मेरे को 1.5 घंटा पूरा मिल गया, लेकिन 70 मार्क्स के क्वेश्चन आने से मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं पास तो हो ही रहा हूं। तो मैं व्यूअर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो विनायक सही है?
यस सर, यस सर। सर वो 15 मिनट्स होता है ना सर, जैसे कि हम लोगों को भी कॉस्ट अकाउंट्स का पेपर थोड़ा टफ आ गया था, तो मैंने भी ना वो स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि जो मेरे 60-70 नंबर के क्वेश्चन बन रहे थे उसको मैंने पहले से सेलेक्ट कर लिया था, और पहले मैंने उसको बनाया, उसके बाद ना वो क्वेश्चंस लगभग मेरे 1 घंटे से सवा घंटे के बीच में बन गए थे वो 60-70 नंबर के। बहुत बढ़िया। और बाकी जो मेजर टाइम बचा हुआ था ना, वो मैंने उस 35 से 40 नंबर के पीछे लगाया था, और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम है, और उसके वजह से मैंने स्कोर कर लिया कॉस्ट में भी। ओके संजय सर, कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो, मेरे पास कोई क्वेश्चन, कोई शब्द नहीं है, मैं इन लोगों को देख रहा हूँ बस, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे को लगता है कि काफी चीजें हम लोग ने डिस्कस की, और एक्चुअल में क्या होता है, हम सुनते हैं सब चीजें, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करता है वो आगे बढ़ जाता है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं कोई AIRs को आपने सुना होगा और उसको आपने इम्प्लीमेंट किया होगा, प्रैक्टिकली आपने उस चीज को माना होगा और किया होगा, तब जाके आप आज सबके लेजेंड बने हैं। तो हम सब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और CA फाइनल में आप टॉप 10 में कम से कम अपनी रैंक बनाइए। जो आपने अच्छा किया है उसको तो कंटिन्यू कीजिएगा, और जैसे संजय सर ने बोला था कि क्या कमी रह गई, तो उस कमी को नोट कीजिएगा और उसके ऊपर वर्क कीजिएगा। और ऐसा हम चाहते हैं कि जैसे AIR 1 भी अभी CA फाइनल से ब्रह्मर जैन ने हमारे इंस्टीट्यूट से निकाला है, तो हम चाहेंगे कि उनका जैसे इंटरव्यू हम लोग ने लिया है, तो आप लोगों के साथ भी भले कुछ समय के बाद 2.5 साल का टाइम रहता है, तो आप लोग का भी हम इंटरव्यू लेंगे जरूर से बेटा, ठीक है? Single digit, द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। single digit AIR, we want single digit AIR. डेफिनेटली सर। ओके बेटा, Okay, all the best. ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank you. थैंक यू फॉर मेकिंग एक्सेल प्राउड। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।